देखकर गहरी सांस ली और फिर भी घबराई हुई आवाज में बोली, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपका कमरा हमने तैयार किया है ना, वह झोपड़ी आपको वहीं रहना चाहिए था। मैंने उसे देखते हुए कहा, मुझे सांस की तकलीफ है, मुझसे वहां नहीं रहा जा रहा। तब वह बोली, इस तरह नई नवेली दुल्हन बाहर नहीं रह सकती, आपको वहीं रहना होगा। वह औरत दूसरी औरत को कहने लगी, पारो तुम्हें भी नहीं पता कि यहाँ इनका रहना अभी ठीक नहीं है। मैं हैरान थी कि वे लोग किस तरह की बातें कर रहे थे। उन लोगों की आंखों में चमक डर सा आ गया और सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। वही औरत जो मुझे झोपड़ी के पास से उठाकर यहाँ लाई थी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी तरफ देखकर बोली, अभी आप यहाँ नहीं बैठे सकते। मेरे दिमाग से गलती से बात निकल गई, आप जाइए और अपनी झोपड़ी में ही बैठें। आपको थोड़ी देर ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन आप यह कर सकती हैं। यह सुनकर मैं थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रही, लेकिन अब सब लोग कहने लगे, आप यहाँ से चली जाइए वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मेरा मन किया कि मैं पूछूं, क्या मुसीबत हो जाएगी, हुआ क्या है। अगर उनके चेहरे इतने डरे सहमे थे कि चुपचाप झोपड़ी के अंदर वापस चली गई। अगर मैं बैठी रहती तो फिर भी ठीक था, लेकिन अगर मैं लेट जाती तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती। इसीलिए मैं झोपड़ी के अंदर खामोशी से बैठी रही। मेरा दिल फिर से उदास हो गया था और आंखों में नमी आ गई थी। कैसी जगह पर माँ पिता ने मुझे फंसा दिया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 28 साल की तो मैं हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे माँ पिता को मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। इंसान अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप को सब कुछ समझता है, लेकिन मेरे माँ बाप ने जो मेरे साथ किया था वह बर्दाश्त करना मुश्किल था। काफ़ी देर तक मैं बैठी अपनी नीची किस्मत को एक बार फिर कोसती रही और फिर कब बैठे बैठे नींद आग की वादियों में खो गई, मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो मुझे बाहर से ढोल वगैरह की आवाज़ सुनाई दी। मैं फौरन बाहर आई तो देखा कि सब लोग एक हुजूम के अंदर नाच रहे थे। सब ने अजीब अजीब कपड़े पहने हुए थे। मैं हैरान थी कि यह सब क्या चल रहा है, मगर फिर चुपचाप वहीं खड़ी होकर देखने लगी। इस बात का तो मैं अंदाजा लगा चुकी थी कि मेरे माँ पिता ने मेरी शादी किसी बहुत गरीब परिवार में कराई है, जो लोग शायद सड़कों पर भीख मांगते हैं। मेरी आंखों में नमी चमक रही थी। दिल बहुत अजीब हो रहा था कि माँ बाप ऐसा कैसे कर सकते हैं। हाँ, मेरा रंग काला था, मेरी शादी कहीं नहीं हो रही थी, लेकिन हम एक अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी। क्या मेरे लिए यह सब होना ज़रूरी था? क्या मेरी शादी किसी गरीब परिवार में ही होनी चाहिए थी? मगर इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। काफ़ी देर तक वे लोग नाचते रहे, गाना बजाने का शोर चलता रहा और उसके बाद मुझे भी उस हुजूम के बीच में खड़ा करके उन्होंने भांगड़ा डाला। मैं भी उनके साथ खड़ी होकर ताली बजाने लगी, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकती थी। थोड़ी ही देर में उन लोगों ने मुझे अपने रंग में ढाल लिया और मैं भी उनके साथ नाचने लगी। जो भी था वह यही मेरा ससुराल था और मुझे अब समझौता करना ही था। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी खुशियों को एंजॉय करूं। मगर अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक कुछ लोग दौड़ते हुए उस हुजूम के पास आए और ज़ोर से बोले, बड़े साहब आ चुके हैं, दुल्हन को वापस झोपड़ी के अंदर भेजो। इस आवाज़ पर मैं फ़ौरन उन सब की तरफ मुड़कर देखने लगी। बड़े साहब कौन है, यह अल्फाज मेरे होठों से निकल गया। तभी उस औरत ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे वापस झोपड़ी के अंदर ले आई। वह मुझे देखकर बोली, रात में जो कुछ हुआ और अभी जो हो रहा है, यह सब आप किसी को मत बताइए, खासकर अपने पति को, वरना हम सबके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। मैंने हैरान होकर उस औरत की तरफ देखा और सवालिया लहजे में बोली, आप कौन हैं और मेरे पति से इतना क्यों डर रही हैं? क्या हो गया? वह तो खुद मुझे छोड़कर चले गए थे। अब अगर मैं आप लोगों के साथ वक्त नहीं बिताती तो क्या करती?
उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और सिर ना में हिलाते हुए बोली, भगवान के लिए आप किसी को मत बताइए, वरना हमारे लिए बहुत बड़ा अजाब खड़ा हो जाएगा। यह कहकर वह घबराई हुई बाहर निकल गई, जबकि मैं हैरत में उसकी पीठ देखती रह गई। यह हो क्या रहा है? अब भी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि झोपड़ी का पर्दा हटा और मेरे पति अभय अंदर दाखिल हुए। उन्होंने साधारण सा लिबास पहन रखा था, लेकिन उनकी शख्सियत में एक अजीब रब और दबदबा था। मैं फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो मुझे देखते हुए बोले, कैसी गुजरी तुम्हारी रात? कोई परेशानी तो नहीं हुई? उनका लहजा और अंदाज एकदम बदला हुआ था। मैंने सिर में ना में हिलाया। मैं उनके शिकवा शिकायत करना चाहती थी, उन्हें बताना चाहती थी कि आप मुझे किस तरह छोड़कर चले गए थे और मेरे लिए कितनी परेशानी हुई थी, मगर उनके सामने एक अल्फाज भी नहीं कह पाई। उन्होंने सिर को हल्का सा झटका दिया और मेरा हाथ थाम कर मुझे बाहर ले आए। फिर मेरे कान में धीमे से सरगोशी करते हुए बोले, रात को रिसेप्शन है, इसीलिए मैं तुम्हें पार्लर के लिए भेज रहा हूँ। वहाँ तैयार हो जाना और फिर सीधे होटल पर मुलाकात होगी। मैं बहुत अजीब सी हालत में थी। रात भर मैंने जो बातें सोची थी कि अगली सुबह अपने पति से कहूँगी, अब मैं वह सब कह ही नहीं पा रही थी। वह मुझे लेकर सड़क पर आ गए थे। कल की तरह ही उन्होंने एक टैक्सी बुलाई और मुझे उसमें बिठाकर ड्राइवर को पार्लर का पता समझा दिया। मैं अंदर से बहुत परेशान थी। ना मेरे पास रिसेप्शन का ड्रेस था, ना ज्वेलरी। मैं कुछ कहना चाहती थी, मगर उन्होंने मुझे कोई मौका ही नहीं दिया। अब मैं गाड़ी में बैठी बहुत अजीब महसूस कर रही थी, मगर जब टैक्सी वाले ने मुझे पार्लर के सामने उतारा तो मैं सामने का नज़ारा देखकर दंग रह गई, क्योंकि वह शहर का सबसे बेहतरीन और बड़ा पार्लर था, जहाँ पर बड़ी बड़ी अभिनेत्रियाँ और मॉडल्स तैयार होती थीं। फौरन ही वहाँ के गार्ड ने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो सामने के प्रवेश द्वार पर दो लड़कियां हाथ में फूलों का गुलदस्ता ले खड़ी थी। एक ने मेरी तरफ गुलदस्ता बढ़ाया और दूसरी ने मुझे मुबारकबाद दी। फिर वे दोनों मुझे लेकर एक अलग कमरे में चली गई, जहां पहले से ही एक ब्राइडल ड्रेस, मेकअप का सामान और ज्वेलरी रखी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैडम, यह आपका ब्राइडल ड्रेस है, आप यहाँ बैठ जाइए, थोड़ी देर में आपका मेकअप शुरू हो कर दिया जाएगा। मैं खामोशी से बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरे लिए नाश्ता आ गया और नाश्ता देखकर मैं भी दंग रह गई। मेरी शादी तो एक गरीब परिवार में हुई थी, तो फिर इस आदमी ने मेरे लिए यह सब कैसे अरेंज कर लिया? मैंने चुपचाप नाश्ता किया। इसके बाद मेरा ब्राइडल मेकअप शुरू हो गया। सबसे पहले उन्होंने मेरा मैनिक्योर और पेडिक्योर किया, फिर मेरी हेयर कटिंग हुई, फेशियल हुआ और ना जाने वे लोग मेरे साथ क्या क्या करते चले गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने मेरा रंग रूप बिल्कुल बदल कर रख दिया। मैं पुरानी प्रिया से बहुत बेहतर लग रही थी और फिर जब मेरा मेकअप शुरू हुआ तो मैं अपना लुक देखकर हैरान रह गई। कहीं से भी मैं प्रिया नहीं लग रही थी, बल्कि यह लड़की तो कोई और ही लग रही थी। सब ने मेरी बहुत तारीफ की, आप बहुत हसीन लग रही हैं। थोड़ी देर बाद ही बाहर से मुझे बुला लिया गया कि आपकी गाड़ी आ चुकी है। मैं घबराई सी बाहर आई तो सामने एक बड़ी सी मर्सिडीज खड़ी थी। मैं घबराहट में आलम में उसमें बैठ गई। वह गाड़ी मुझे एक 5 स्टार होटल में ले आई, जहां पर मेरा और मेरे पति अभय का नाम लिखा हुआ था। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह सब हो क्या रहा है। अचानक ही एक महिला मेरे पास आई और मेरा हाथ थामकर मुझे अंदर ले गई। अंदर दाखिल होते ही मेरे पति अभय ने फौरन मुझे गले से थाम लिया। मेरी कमर पर हाथ रखकर अभय ने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीमे धीमे स्टेज की तरफ ले जाने लगे। मेरी शादी एक गरीब परिवार में हुई थी और रात भर में यह बात मुझे मालूम हो चुकी थी, मगर यह सब क्या था? जब मैं पलटकर अपने पति अभय की तरफ देखा तो उन्होंने देखकर भी मैं दंग रह गई। उन्होंने बहुत ही कीमती लिबास पहना हुआ था। हाथ में जो घड़ी थी उसे देखते ही मैं समझ गई कि वह लाखों की है। जूते भी अपनी कीमत बयान
कर रहे थे। वहाँ मौजूद बड़े बड़े लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे और खुश हो रहे थे, लेकिन हैरानी मुझे इस बात पर थी कि एक रात में सब कैसे बदल गया। रिसेप्शन शुरू हो चुका था, लोग आ रहे थे, तारीफें दे रहे थे और मुझे मुबारकबाद भी दे रहे थे। तोहफे देखते ही मैं पहचान गई कि यह 2 से 3 हजार के नहीं बल्कि लाखों के थे। इतने बड़े बड़े लोगों को देखकर ही मुझे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, और यही सवाल मुझे सुकून से सांस लेने नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे परिवार वाले आना शुरू हो गए। सबके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट थी। मेरी माँ आई, उन्होंने मुझे गले लगाया और कल रात के बारे में पूछने लगी कि तुम्हारी पहली रात तुम्हारी हवेली में कैसी गुजरी। हवेली, यह अल्फाज सुनकर मैंने हैरत से अपनी माँ को देखा। अभी मैं कुछ कहती उससे पहले ही मेरे पति अभय ने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे और करीब कर लिया। फिर उन्होंने माइक लिया और मुझे होटल के बीचों बीच ले गए। फिर वह बोले, आप सबकी एक पल की तवज्जो चाहता हूँ। मैंने हैरानी से अपने पति को देखा। अचानक से उनका रंग रूप बदल गया था। वह कहने लगे, मैंने इस लड़की को मंदिर में देखा था और वहीं इस पर दिल हार बैठा था। इसके लबों पर दुआ थी और उसकी दुआओं में ऐसा असर था कि मैं वहीं का वहीं इस पर मर मिटा। मुझे एकदम वह दिन याद आया जिस दिन मेरा रिश्ता आया था, और उसी दिन मुझे अपने वजूद पर किसी की नज़र की तपिश महसूस हुई थी। यानी वह मेरे पति अभय ही थे जो मुझे देख रहे थे। वह आगे बोले, मैंने ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियों को अपने लिए चुना, मगर सब मेरी दौलत के पीछे आई। कोई भी मुझसे या मेरे रिश्ते से मोहब्बत नहीं करना चाहता था। हर किसी को सिर्फ और सिर्फ मेरी लाइफ स्टाइल से मोहब्बत थी। लेकिन सिर्फ यही एक लड़की थी जिसने रिश्ते से मोहब्बत की, जिसके लालच में और लाइफ स्टाइल को तरजीह नहीं दी। और आज इसी लड़की को मैंने अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र चुनता हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं तुम्हारे संग एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। यह कहते हुए वह सबके सामने घुटनों के बल बैठ गए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे डायमंड की रिंग पहनाई। फिर उन्होंने मेरे हाथ पर चूमा, फिर अपनी जगह से उठे और मुझे सीने से लगा लिया, जबकि मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया, मगर मैं पूरी रिसेप्शन के दौरान उलझी में रही। रिसेप्शन ख़त्म होने के बाद जब वह मुझे बाहर ले आए तो वहाँ कोई पीली टैक्सी नहीं थी, बल्कि दो मर्सिडीज खड़ी थी। उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत से बैठाया और गाड़ी हवेली की तरफ मोड़ ली। फिर रास्ते में उन्होंने मुझे जो बात बताई, यह सुनकर मैं उन्हें फटी फटी नज़रों से देखती रह गई। उन्होंने बताया कि ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। मैंने कॉलेज के दिनों में एक लड़की से मोहब्बत की थी, मगर वह मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से मोहब्बत करती थी। मैं बहुत अमीर था, मेरे पास दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद थी, रुपया पैसा सब कुछ था। लेकिन जब मुझे यह पता चला कि वह लड़की मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से मोहब्बत करती थी, तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर जब मेरी माँ बाप ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की, वह भी मेरे पैसों को तरजीह दे रही थी। यह सब बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक अन्य लड़कियां आई, मगर कोई भी उनकी हमसफ़र नहीं बन पाई। खूबसूरत से खूबसूरत, और आखिर में उन्होंने मुझे अपने लिए चुन लिया। मेरे बारे में वे कुछ नहीं जानते थे, मैं कैसी हूँ और क्या करती हूँ, इसीलिए उन्होंने शादी के बारे में मेरी वह रात उस झोपड़ी में गुजारने के लिए सब चीज़ें उधार ले ली थी। वे लोग जो साथ मौजूद थे वे सब उनके नौकर थे। मेरा उन सब के बीच बैठना, मुस्कुराकर बातें करना, यह सब उन्हें पसंद आया। अगली सुबह ढोल वगैरह के बीच में मेरा नाचना, सबके बीच खुश रहना, रात भर उस झोपड़ी में बैठकर गुजारना देना, लेकिन जुबान से उफ न करना। सुबह उनका आना और फिर उनके हुक्म पर खामोशी से सिर झुका देना, यह बातें उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी में चुन लिया।
यह बात हकीकत थी कि हम खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इतनी औकात हमारे पास नहीं थी। हम उनके लिए मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन मैंने कभी दिल में यह चाह नहीं की थी कि मैं एक अमीर बड़े बाप के बेटे से शादी करूँगी, बल्कि मैं चाहती थी कि बस मेरी शादी एक अच्छे इंसान से हो जाए, जिसके साथ मैं एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकूं, और वह मेरे पति अभय थे। उन्होंने सचमुच मुझे ज़िंदगी का एक ऐसा सुख दिया था जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशी थी। उन्होंने कुछ ही दिनों में मेरा रंग रूप सब बदल दिया था। अब मैं एक खुशहाल ज़िंदगी अपने पति के साथ बिता रही हूँ। अब जो भी मुझे देखता है वह पहचान ही नहीं पाता कि मैं पुरानी प्रिया हूँ या फिर बदल चुकी हूँ, और मैं सबको मुस्कुराकर जवाब देती हूँ कि हाँ, मैं वही प्रिया हूँ। लेकिन मेरे पति की मोहब्बत ने मुझे बदल दिया, और मैं सब बदल कर ही रहना